तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड फिल्म। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस इन पैरेलल फिल्म, थिन पैरेलल फिल्म। ठीक है, अब ये पैरेलल फिल्म कैसी थी? सपोज अगर हमारे पास कोई दो स्केल हैं, है ना, और हम उसको इस तरीके से रखते हैं तो ये बीच में क्या बन गया? दोनों को पैरेलल रखा हुआ है, बीच में एयर गैप है। ये जो एयर गैप दिख रहा है ये किसका काम कर रहा है? एयर फिल्म का काम कर रहा है। अब इसके ऊपर अगर कोई लाइट वेव इंसिडेंट होती है, अगर कुछ अपन ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, और ये लाइट वेव इंसिडेंट हो रही है तो इसका क्या होगा? पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली रिफ्रैक्शन होता है, और फिर उसके बीच में क्या होता है? डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड होके दो कोहेरेंट लाइट वेव मिलती हैं और फिर हम उसमें इंटरफेरेंस देखते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम वहाँ पर क्या देख रहे हैं पैरेलल फिल्म में, ये हमारी पैरेलल फिल्म है। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ इस एंड से लेके लास्ट एंड तक फिल्म की थिकनेस टी कंटिन्यूसली सेम है क्योंकि पैरेलल है। बट अगर फिल्म की अपर सरफेस को हम पैरेलल ना रखकर थोड़ा सा इसका शेप बदल देते हैं, हम कुछ इस तरीके से कर दें तो हम इसको क्या बोलेंगे? वेज शेप्ड फिल्म। ठीक है, ये हमारी हो गई वेज शेप्ड फिल्म। तो अब यहाँ पर फिल्म कहाँ है? ये बीच का पोर्शन जो है ये पूरा एयर फिल्म है। हम एयर की जगह कोई और मीडियम भी ले सकते हैं। अब इस फिल्म के ऊपर अगर कोई लाइट वेव इंसिडेंट होती है तो क्या होगा? तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, ये लाइट वेव इंसिडेंट हुई, ठीक है, और फिर इसका पार्शियली रिफ्लेक्शन हुआ, पार्शियली रिफ्रैक्शन हुआ, और लोअर सरफेस पर आके अगेन पार्शियली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हुआ। ये पार्शियली रिफ्रैक्ट हुई और पार्शियली रिफ्लेक्शन किया। अपर सरफेस के नेक्स्ट पॉइंट पर अगेन पार्शियली रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट, और पार्शियली रिफ्रैक्शन। तो हमारे पास रे नंबर 1 थी, ये हुई 2 और 3 में डिवाइड हुई, और 2 जो है अगेन 4 एंड 5 में डिवाइड हुई, 4 जो है ये 5 और 6 में डिवाइड हो गई पार्शियली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करते हुए। तो नंबर 3 और नंबर 6 ये दो कोहेरेंट लाइट वेव मिल गई जिनमें इंटरफेरेंस होना है। अब जब इंटरफेरेंस होगा तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस भी आ जाएगा, और वो पाथ डिफरेंस कहाँ से आएगा? ये एयर फिल्म के ऊपर जो लाइट आ रही है नंबर 3 शुरू में ही एयर में चली जा रही है, जबकि नंबर 6 नंबर 2 4 को फॉलो करते हुए फिर यहाँ पर इस डायरेक्शन में बाहर आ रही है। जब तक ये बाहर आएगी एयर में तब तक ये नंबर 3 जो है आगे निकल जाएगी, तो दोनों के बीच में पाथ में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। तो उस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर 6 वाली जो वेव है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये, यहाँ से नंबर 3 वाली वेव के ऊपर क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो होगा अब पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस होगा दिस प्लस दिस, मतलब नंबर 2 की लेंथ प्लस नंबर 4 की लेंथ माइनस उसमें से करेंगे नंबर 3 की इस पॉइंट 2 से लेके, सपोज अगर ये बी पॉइंट है और ये एन पॉइंट है तो बी एन को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक एंगल की पाथ डिफरेंस आएगा कितना? यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं ये हमारा कैलकुलेशन के बाद आएगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा। यहाँ ध्यान देना, पैरेलल फिल्म में हमको डेल की वैल्यू मिली थी, डेल इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर। ये हमने जो कैलकुलेट किया था ये आया था। ठीक है, अभी इस डायग्राम में जो हम कैलकुलेट करेंगे 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा, तो ये आर प्लस थीटा कहाँ से आया है इसके लिए हम ये डायग्राम देखेंगे। अब यहाँ पर बेटा आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। तो हम जहाँ जहाँ पर लाइट वेव इंसिडेंट हो रही है वहाँ वहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, जैसे एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ करना, एक परपेंडिकुलर हमारा यहाँ ड्रॉ होगा, एक यहाँ से इसके पैरेलल इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, यहाँ से इसके ऊपर इस एंगल से यहाँ से परपेंडिकुलर। तो इसका एक सिंप्लीफाई, ये सब जरूरी इसलिए क्योंकि हमको ये चेक करना है कि आर प्लस थीटा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक डायग्राम, आपको सिंप्लीफाई डायग्राम सिंपल सा है, आप इसको देखेंगे, जरूरी है, ये हर बुक में आपको नहीं मिलेगा डेरिवेशन, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे। क्लियर है? तो अब ध्यान देना यहाँ पर इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड फिल्म।
इसको हम वेज शेप्ड को कहते हैं नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि असमांतर परावर्तक सतह। तो अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हमने पी क्यू फिल्म की अपर सरफेस ली, आर एस फिल्म की लोअर सरफेस लिया। ठीक है, हमारी पी क्यू यहाँ से स्टार्ट है फिल्म। अगर हम पी क्यू सरफेस को एक्सटेंड करें, ऐसे ही आर एस सरफेस को एक्सटेंड करें इस डायरेक्शन में, तो ये कहीं तो जाके मिलेंगी। तो वहाँ जो एंगल बनाएंगी वो एंगल हो गया हमारा थीटा। क्लियर है। अब रेड लाइन पे ध्यान देना, ये हमने सपोज किया कि ए बी एक रे है जो फिल्म की अपर सरफेस पी क्यू के बी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई। ठीक है, यहाँ पर पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली रिफ्रैक्शन हुआ, आंशिक परावर्तन आंशिक अपवर्तन हुआ। ठीक है, पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट बीसी डायरेक्शन में एयर में चली गई, जबकि बीडी डायरेक्शन में पार्शियली रिफ्रैक्टेड लाइट, पार्शियली आंशिक अपवर्तित जो किरण है वो बीडी डायरेक्शन में मीडियम के अंदर यानी एयर फिल्म के अंदर चल रही है और फिल्म की लोअर सरफेस आर एस के डी पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है। क्लियर हो गया। अब आगे, तो यहाँ पर आने के बाद डी पॉइंट पर इसका फिर से क्या होगा, पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली रिफ्रैक्शन। तो पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट डी ई डायरेक्शन में एयर फिल्म में वापस चली जा रही है। ठीक है, जबकि हमने जो यहाँ पर पार्शियली रिफ्रैक्शन कर रही है उसको ड्रॉ नहीं किया है। ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये हमने डायरेक्ट इसी को उसी डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड किया है कि अगर ये जाती सीधी इन द एब्सेंस ऑफ दिस तो ये स्ट्रेट जाने वाली थी। ठीक है, अब यहाँ पर ई पॉइंट पर फिर से पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली रिफ्रैक्शन हुआ और आप सबको मालूम होगा कि आगे की जो लाइट वेव है हम उसको निगलेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए हम उसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब पार्शियली रिफ्रैक्टेड लाइट जो है ई पॉइंट से ई जी डायरेक्शन में एयर में बाहर आ जाती है। ठीक है, तो बी सी और ई जी ये दोनों कोहेरेंट लाइट वेव हैं, इनमें इंटरफेरेंस होगा। बीसी पहले बी पॉइंट पर ही एयर में आ चुकी है, जबकि ईजी बी डी प्लस डी ई इतना डिस्टेंस चलने के बाद ई पॉइंट से फिर एयर में आ रही है। इसका मतलब दोनों में पाथ डिफरेंस आ गया है। और पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए हम ये जो रे ईजी है ये कहाँ कहाँ से होकर आई है यहाँ तक, तो बी डी प्लस डी ई इसको दोनों को प्लस किया और उसमें से बी एन को जितना ये चल चुकी है बी सी उतना हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकाल लिया था, तो बी एन को हम इसमें से माइनस कर देंगे। मीन्स आपका पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल इज इक्वल्स टू म्यू। म्यू क्यों लिया, क्योंकि जिस फिल्म में वो एंटर कर रही है उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा। तो अगर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे, अगर आप कोई लिक्विड ले रहे हो, कोई ऑयल ले रहे हो, तो आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुटअप करोगे। तो फिलहाल हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फिल्म का कितना है, म्यू, तो म्यू बी डी प्लस डी ई माइनस बी एन। क्लियर हो गया। अब बी एन ये क्या है, ये तो एयर में है, तो अगर हम इसमें म्यू का मल्टीप्लाई कर दे बी एम में, तो म्यू इंटू बी एम इतना डिस्टेंस चला गया जो है ये इसके बराबर है। ये एयर में इतना चला बी एन और मीडियम में म्यू इंटू बी एम, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसलिए हमने क्या किया, बी एन की जगह पर यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में म्यू बी एम सब्सटीट्यूट किया है। ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब ध्यान देना हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बताया था कि इसका जो आंसर आएगा पाथ डिफरेंस डेल इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉज आर प्लस थीटा आएगा। तो ये आर प्लस थीटा को कैलकुलेट करना है पाथ डिफरेंस में कैसे आ रहा है, उसके लिए हमारे को ये थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जितनी ब्लैक डॉटेड लाइन दिख रही हैं बेटा ये सब परपेंडिकुलर है डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे। मेन लाइट वेव हमारी कौन सी है, जो हमने रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ सिंपल। ठीक है, तो बी पॉइंट पर जब लाइट आई तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही हो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाने के लिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाने के लिए, तो ये परपेंडिकुलर सीधा यहाँ तक आ गया। ठीक है, ऐसे ही जब ये डी पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुई तो यहाँ पर अगेन आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ये आ गया।
इस लाइट को आपने आगे प्रोड्यूस किया और यहाँ ई पॉइंट पर जब लाइट पहुँच रही है यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस सरफेस के ऊपर हमने ड्रॉ किया तो वो हमारा ये आ गया। तो ये लाइट वेव और ये परपेंडिकुलर जो हमारी लोअर सरफेस के ऊपर है यहाँ हम दोनों को मिलाएंगे तो ये एंगल हमको, ये क्योंकि थीटा है, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो ये एंगल आई है ए बी एन, ये तो अपना एन तो बी एन डायरेक्शन में तो लाइट बाहर जा रही है, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बना रही है ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आई इस एंगल आई के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जब एंगल आर बन रहा है और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से आप सबको पता है कि ये एक्सटीरियर एंगल है तो आर और थीटा ये दो एंगल है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है बी डी एच का एक एंगल हो गया आपका आर, दूसरा हो गया थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम होगा तो ये आर प्लस थीटा हो गया। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये वाली जो परपेंडिकुलर है इसके पैरेलल ही तो दूसरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये लाइट इंटरसेक्ट कर रही है दोनों परपेंडिकुलर जो है पैरेलल उनको, तो अगर ये आर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल आर प्लस थीटा बाय ज्योमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पर आगे ये भी ध्यान देना है कि जब ये ट्रायंगल बनेगा, कौन सा ट्रायंगल, डी ई आई। ठीक है, डी ई आई, ये ट्रायंगल में ये दोनों साइड कैसी होंगी, इक्वल बनेंगी। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल बनेंगी, ये दोनों साइड इक्वल बनेंगी। अगर ये एंगल थीटा आर प्लस थीटा है तो दोनों साइड इक्वल होने पर ये भी एंगल कैसा हो जाएगा, आर प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये एंगल आर है तो यहाँ पर ये एंगल भी क्या होगा, इसके इक्वल यहाँ एंगल आर बनेगा। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो डायग्राम बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी सा डायग्राम है। लाइट ए बी इंसिडेंट हुई, बी सी पार्शियली रिफ्लेक्ट कर गई, बी डी पार्शियली रिफ्रैक्शन कर गई, और यहाँ से डी ई पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट है और अगेन ई जी पार्शियली रिफ्रैक्टेड लाइट है। इतनी सी इसमें कहानी है, बाकी सारे इसके क्या है, परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉ किए हुए हैं। अब जो फिल्म ली थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, म्यू। यहाँ पर हमने फिल्म की थिकनेस भी बतानी है। पैरेलल फिल्म में तो क्या था कि शुरू से लेके आखिरी तक फिल्म की थिकनेस पैरेलल होने की वजह से कांस्टेंट थी, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूसली आप ध्यान दें, पी से लेके क्यू तक या इस पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक कंटिन्यूसली फिल्म की थिकनेस चेंज हो रही है। यहाँ पर फिल्म की थिकनेस कम है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फिल्म की थिकनेस चेंज होती जा रही है। तो अभी जो मैंने यहाँ पर टी लिखा है, ये टी ये लिखा है कि ई पॉइंट पर फिल्म की थिकनेस कितनी है। तो हमने सपोज किया कि ई पॉइंट यानी वो पॉइंट जहाँ से सेकेंड लाइट भी बाहर एयर में जा रही है, तो वो पॉइंट की इस फिल्म की लोअर सरफेस से थिकनेस इस पॉइंट पर सपोज टी है और उतनी ही थिकनेस यहाँ पर नीचे भी होगी। ठीक है, टी। तो डायग्राम क्लियर हो गया सबको। अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर कैलकुलेशन। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जब हमने इक्वेशन लिया था पाथ डिफरेंस का, तो हम नॉर्मली जानते हैं कि म्यू बी डी प्लस डी ई माइनस बी एन, ये मीडियम के अंदर है इसलिए इसमें म्यू का मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मीडियम में नहीं था, एयर में था, इसलिए मतलब एयर फिल्म ये इस फिल्म के बाहर का है इसलिए डायरेक्ट बी एन। अब यहाँ पे म्यू है, हम इसको भी सेम करना चाहते हैं इसलिए बी एन इज इक्वल्स टू म्यू बी एम, ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब बी डी को हमने क्या लिखा, बी डी ध्यान दे कहाँ है, बी डी इज दिस, तो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी एम प्लस एम डी। ठीक है, तो बी एम प्लस एम डी प्लस ये डी ई माइनस म्यू बी एम, ये हो गया। अब हमको इनकी वैल्यूज़ निकालनी है कि हम बी एन की वैल्यू को, ये बी एम कैसे आया, तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैंने बताया था कि किसके इक्वल होता है। तो कैसे होता है ये देखो, तो साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस। ठीक है, तो बी एन कौन सा ट्रायंगल हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, बी एन ई, इस ट्रायंगल में साइन आई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये अगर बेस है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटीनियस है, तो परपेंडिकुलर बी एन अपॉन बी ई हाइपोटीनियस, दिस इज फॉर साइन आई।
साइन आर, तो अगर ये आर है तो अपन ने ये भी आर मेंशन किया था उसके इक्वल, तो साइन आर किस ट्रायंगल से, बी एम ई ट्रायंगल से साइन आर इज इक्वल्स टू, अगेन ये हो गया परपेंडिकुलर और बी ई हो गया इसका हाइपोटेनियस, तो साइन आर भी हो गया। अब म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, तो हमने क्या किया, साइन आई साइन आर दोनों की वैल्यू पुटअप की, कैंसिल हो गया जो कैंसिल होना था, और हमको बी एन की वैल्यू कैसे मिल गई, म्यू बी एम मिल गया। ठीक है, इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में 1 में पुटअप किया तो हमको इक्वेशन 2 मिला था। तो जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन किया हमारे म्यू बी एम जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिलेगा क्या, म्यू एम डी प्लस डी ई इज इक्वल्स टू डेल, मीन्स पाथ डिफरेंस। अब यहाँ पर देखो डी ई कहाँ है, आपको ये दिख रहा है, और ये डी ई किसके इक्वल है, इस डी आई के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम डी ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी आई लिख सकते हैं। तो अब जैसे हमने डी आई लिखा तो ये क्या बन गया, एम डी प्लस डी आई। ठीक है, एम डी ऑलरेडी था और डी ई की जगह डी आई, तो एम डी प्लस डी आई मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम आई। ठीक है, एम आई। अब ये ट्रायंगल कौन सा, ये हल्का सा शेडेड मैंने किया हुआ है इसको, ट्रायंगल हमारे पास ध्यान देना एम ई आई। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों हमने इसको क्यों ले लिया, क्योंकि हमको आर प्लस थीटा कैलकुलेट करना है ना, और आर प्लस थीटा यहीं पर है और इसके इक्वल ये है। ठीक है, और ये आर प्लस थीटा ये वाला एंगल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, कॉस आर प्लस थीटा। ठीक, अब कॉस आर प्लस थीटा यानी कि अगर हम ये देखें तो क्या होगा, कॉस किसके इक्वल होता है, एम आई अपॉन ई आई, एम आई अपॉन ई आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई आई क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब टी प्लस टी, यानी कि ई आई की वैल्यू क्या मिल गई, 2t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम आई इज इक्वल्स टू 2t कॉस आर प्लस थीटा, और एम आई की ये वैल्यू हमने कहाँ पुटअप कर दी, डेल के इक्वेशन नंबर 3 में। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, डेल इज इक्वल्स टू, म्यू ऑलरेडी था 2t, तो ये हो गया 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा। तो ये समझ में आ गया होगा सबको कि हम कैसे हम निकालेंगे डेल इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा, तो उसका डेरिवेशन ये है। ये हमारा हुआ पार्ट ए। अब इसको आगे हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अब इसका आप देखोगे पार्ट बी की हम क्या करने वाले हैं। ओके बेटा।